तो हम लोग आज सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सेल का नाम सुना है? हाँ, तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सेल? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि सेल किसे कहते हैं। देखिए, सेल एक स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन मतलब एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, तो घर में जो ईंट है वो क्या है? ईंट है। घर में जो ईंट है वो घर के लिए सेल के सिमिलर है। जैसे कि हम लोग का जो बॉडी है वो सेल से बना है। सो सेल इज अ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बिना वी कैन नॉट लीव फॉर अ सेकंड, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। इसलिए सेल एक बहुत ही ज़रूरी यूनिट है हमारे लिए। और जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो घर में जो ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह का कि जो हम लोग अगर शरीर है तो शरीर में सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। ये देखिए, अनियन पिल है जो फिगर में दिखाया जा रहा है। इसको माइक्रोस्कोप से जूम कर कर अनियन पिल के बारे में दिखाया गया है कि अनियन पिल एक प्लांट सेल है, जो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। इसमें दिखाया गया है न्यूक्लियस दिखाया गया है, सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, जो आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म भी है, वैक्यूल्स दिखाया गया है। सो मेन पार्ट और मेन सेल ऑर्गेनल ऑफ द अनियन और प्लांट सेल इज वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है, जो कि अनियन सेल में सबसे बड़ा पार्ट होता है, सेल ऑर्गेनल सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल जो होता है, जो कि 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, जो कि जगह घेरता है प्लांट सेल में, जो वो है वैक्यूल। इसीलिए प्लांट सेल में जो सेल होता है, प्लांट सेल का जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस साइड में रहता है थोड़ा, क्योंकि वैक्यूल उसमें बड़ा होता है। वैक्यूल स्टोरेज के लिए में काम आता है, फूड स्टोरेज में काम आता है, बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोर करने में काम आता है, जो कि सेल्स के लिए यूज़फुल है। इसलिए इस तरह और आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि इसके बिना बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। दूसरा हमारा पॉइंट है, फर्स्टली इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया है 1665 में। इन्होंने सबसे पहले एक सैम्पियन कॉर्क को देखा और सैम्पियन कॉर्क एक स्लाइड को लिया और उसको माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा। तो माइक्रोस्कोप पर जब रख कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने जो एक लिटिल रूम दे देखा उसमें, जैसा कि हम लोग हनी कॉम्ब मधुमक्खी की छत्ते को देखते हैं तो उसमें जो छोटा छोटा जो स्पेस होता है, लिटिल रूम होता है, वैस उसी तरह उस सैम्पेन के कॉर्क के एक स्लाइस में दिखाई दिया। तो वही जो लिटिल रूम है उसी को इन्होंने सेल कहा, जो कि आज हम लोग एक बायोलॉजी के हर टर्म में जो सेल वर्ड का यूज करते हैं, वो रॉबर्ट हुक सर ने ही दिया 1665 में। और ये जो मैंने बताया कि ये पीस ऑफ कॉर्क सैम्पेन कॉर्क से इन्होंने इन्वेंट किया था, उस सैम्पेन कॉर्क के एक स्लाइड को लेकर माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा था। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी के जो फादर हैं उसको एरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ मॉडर्न और फादर ऑफ बॉटनी क्या है हमारे थियोफ्रास्टस हैं। सेल हैज़ द न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए और आरएनए होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके बिना हम लोग का कोई भी
सेल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अगर सेल का फंक्शन करना है तो उसके लिए न्यूक्लियस एक कंट्रोलिंग यूनिट की तरह काम करता है। सेल को कंट्रोल करना, सेल को समझाना, बताना, उसको उसके फंक्शंस को डायरेक्शन देना, ये सब न्यूक्लियस के चलते ही होता है। न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर को शो करता है। जैसा कि जो पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल में जाएगा, तो जो पेरेंट सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डॉटर सेल में ट्रांसमिट होता है, जो डॉटर सेल में पहुंचता है, उसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसी में न्यूक्लियस में जो बहुत सारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, उसी क्रोमेटिन का जो कंडेंस फॉर्म होता है बाद में एट द टाइम ऑफ डिवीज़न क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाता है। वही बाद में जाकर पहले कैरियोकाइनेसिस होता है जिसके चलते पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया है कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ अ सेल। ये कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल है, ये सेल को कंट्रोल करता है, एक तरह से ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉल पार्ट में न्यूक्लियोलस होता है जो कि डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस डेंस लाइक स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटेरियल्स का कंडेंस फॉर्म होता है जो कि कंट्रोलिंग रूम के कंट्रोलिंग यूनिट की तरह काम करता है। मतलब कि न्यूक्लियस को भी कंट्रोल न्यूक्लियोलस करता है जो कि इसके अंदर बैठा हुआ है। और अबाउट सेल हम लोग देखते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोनिन लीवनहॉक। 1674 में 1674 में एंटनी लीवनहॉक ने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसे कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले और बैक्टीरिया को इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। सेल थ्योरी, स्लेडन स्वान ने सबसे पहले सेल थ्योरी दिया है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1838 में स्लेडन ने और 1839 में स्वान ने। स्लेडन ने सबसे पहले अपना ये लोग जब अपना थ्योरी लिख रहे थे तो सबसे पहले स्लेडन ने और स्वान ने लिखा, जो कि दोनों का थ्योरी पेपर दोनों का सेम था, इसीलिए स्लेडन और स्वान दोनों ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी को दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में डिस्कवर हुआ, जिसके बाद हम लोग को बायोलॉजी में बहुत ही आसानी हो गई किसी चीज़ को डिस्कवर करने में, किसी चीज़ पर रिसर्च करने में, और हम लोग साइंस में डेवलप कर गए धीरे धीरे। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। ये सेल के फंक्शनिंग में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल, जो कि और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि पूरे होल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। पूरे होल एक्टिविटी, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सब को परफॉर्म करते हैं, और इन सभी को मिलाकर सेल प्रॉपरली वर्क करता है। इनमें सेल ऑर्गेनल में बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है सेल में, और ये जो सेल में लिक्विड है, जो लिक्विड जो जिलेटिनस लिक्विड से बना होता है, जो कि वाटर और सॉल्ट से बना होता है। जो हम लोग वाटर और सॉल्ट लेते हैं उसी से हम लोग का साइटोप्लाज्म बनता है अंदर में, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बनता रहता है। हम लोग वाटर और सॉल्ट को लेते रहते हैं और ये साइटोप्लाज्म बनता रहता है, और इसी के अंदर साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, जो कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब होते हैं। साइटोप्लाज्म एक जिलेटिनस लिक्विड है जो कि हमने बता दिया है, कंपोज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट और वेरियस ऑर्गेनिक केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स। सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग का सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, जो कि एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है।
जो कि मटेरियल के इन आउट को कंट्रोल करता है। मटेरियल, कोई भी बाहरी मटेरियल अंदर आना और कोई भी अंदर वाले मटेरियल को बाहर जाने में जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जो कंट्रोलिंग सेक्शन है, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल को कंट्रोल करता है और मटेरियल को सेपरेट करता है। इसके आउटर मोस्ट कवरिंग में ही, सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को सेपरेट करता है। यह सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से बना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, एक प्रिंसिपल टाइप जिसे कह सकते हैं। उसके द्वारा डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से कोई मटेरियल लोअर कंसंट्रेशन में जाता है थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसे ही हम लोग डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूज़न जनरली गैसेस में होते हैं और ऑस्मोसिस जनरली सब्सटेंसेस में होता है। ये हमारा सेल है, सेल का पिक्चर देख लीजिए। ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डीएनए है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी, इसमें देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है राइबोसोम को, ये तो हम लोग ऐसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जान लें कि न्यूक्लियस जो होता है, हम लोग जो न्यूक्लियस है ये राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है। और ये राइबोसोम एक क्रिस्टल की तरह होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होता है, एक पैकेट की तरह होता है, एक एनर्जी पैकेट जिसे कह सकते हैं। और ये न्यूक्लियस से निकलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा होते हुए, जैसे देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल्स चिपके हुए हैं, यही है राइबोसोम। और यही राइबोसोम बाद में जाकर सेल में, पूरे सेल में प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये गोल्जी अपरेटस से होते हुए जहाँ जहाँ प्रोटीन की कमी है उसे पूरा करता है। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, देख सकते हैं, लाइसोसोम्स है, जिसे सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं, ये जो कि हम लोग बाद में नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा कि अगर हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को, अगर हम लोग कोई भी शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन में अगर डालते हैं तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और स्टूडेंट्स अच्छे तरीक़ा से पढ़ते रहें और आने वाले टॉपिक्स के बारे में चिंता ना करें, वो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोग अच्छी तरीक़े से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। बायोलॉजी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जानना ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि बायोलॉजी का दूसरा नाम, बायोलॉजी का अदर नेम ही होता है लाइफ की स्टडी को ही बायोलॉजी कहते हैं। सो कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।